हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेक्टर्स। क्या टॉपिक सर? ये सिर्फ फिजिक्स का इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये मैथ्स का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने यहां पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है कि आप बहुत अच्छे से इसको मैथ्स में भी रिलेट कर पाओगे, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ना स्टार्ट किया है, बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट किया है और अब हम अपने लेवल को क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के एक न्यूमेरिकल की। उससे पहले भी हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, उससे पहले भी हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, उससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का। ठीक, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करने के बाद अब हम आ गए हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? चलो आओ उसके बारे में जरा बात करते हैं। बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही बेसिक बात है। मान लो जैसे आप प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो, है ना? प्रोजेक्टाइल पढ़ने से पहले अगर मैं उसको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपसे बात करूं, एकदम टूटी फूटी भाषा में आपसे बात करूं, तो अगर आपको कोई बॉल, आप कैच खेलते होगे ना बचपन में? सर बचपन में ही खेलते थे, अब तो टाइम ही नहीं मिलता, अब तो सर जीवन से खेल रहे हैं हम, हैं? चलो कोई बात नहीं। जब आप कैच खेलते थे तो आप बॉल को, अगर आपके सामने आपका दोस्त खड़ा है और वहां तक बॉल पहुंचानी है, मान लो ये आपका दोस्त है या आप हो, ये आप हो और ये आपका दोस्त सामने खड़ा है आपके, ये, ठीक है ना? आपके हाथ में बॉल है और ये बॉल इस दोस्त तक पहुंचानी है आपको, तो आप क्या करते थे? कैच खेलते थे आप, तो आप क्या करते थे? इस बॉल को कुछ इस तरीके से थ्रो करते थे और ये क्या कर लेता था? इस बॉल को कैच कर लेता था। हाँ सर। तो एक बात बताओ, इस बॉल ने जब मूव किया और बॉल यहां पहुंची, मतलब इनिशियल पोजीशन अगर बॉल की ये है, फाइनल पोजीशन अगर बॉल की ये है और बॉल ने इस पाथ को फॉलो किया है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बॉल ने आगे की डायरेक्शन में भी मूवमेंट करते हुए, साथ साथ ऊपर की डायरेक्शन में भी मूव किया है? मतलब इस बॉल के पास एक्स डायरेक्शन में भी कोई वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में भी कोई वेलोसिटी है, हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल है। अच्छा, दूसरे तरीके से अगर हम बात करें, मान लो ये हमारी वाई एक्सिस है, मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जब इस बॉल को फेंका गया और इस बॉल ने जब इनिशियल पोजीशन अपनी ये रखी, फाइनल पोजीशन ये रखी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि बॉल हवा में जब उठी तो उसने वाई डायरेक्शन में भी ट्रैवल किया और आगे की तरफ गई तो उसने एक्स डायरेक्शन में भी ट्रैवल किया। हाँ सर, बिल्कुल किया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस बॉल के पास एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल सकते हो। एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है। बिल्कुल सही बात। तो इसी चीज को हम धीरे से अभी कुछ और बोलने लग जाएंगे, है ना? चलो, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं कोई वेलोसिटी बनाता हूं, है ना? जैसे अगर इसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है ux या vx, जो आप लेना चाहो, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है uv, तो हम ये जानते हैं कि इनका रिजल्टेंट निकलेगा। क्या निकलेगा? इसका एक रिजल्टेंट निकलेगा जिसको मैं u वेक्टर बोल देता हूं। क्या ये बात ठीक है? ये एक ux बोल दिया, ये एक uv बोल दिया, एक ux वेक्टर बोल दिया, एक uv वेक्टर बोल दिया। क्या मैं बोल सकता हूं कि इनका रिजल्टेंट एक u वेक्टर आएगा? हाँ सर, बिल्कुल आएगा। तो देखिए, यहां पर मैं अगर इसको प्लॉट करूं और बताऊं कि ये u वेक्टर है, तो हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं, जरा आप समझिएगा। मैंने सिर्फ इतना बताना चाहा है आपको कि अगर आप हाइट अटेन कर रहे हो और डिस्टेंस मूव कर रहे हो, हाइट भी अटेन कर रहे हो और आगे की तरफ भी जा रहे हो, तो यार ये बात पक्की है कि आपके पास वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी और एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी। आपने बोला हाँ, आपने कंफर्म किया, हाँ सर आप सही बोल रहे हो। जब x की वेलोसिटी और y की वेलोसिटी है, तो क्या दोनों के बीच का रिजल्टेंट नहीं आएगा? दोनों के साथ का रिजल्टेंट नहीं आएगा? आएगा सर। उसको मैंने क्या बोल दिया? u बोल दिया। ठीक है, इस u वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने क्या मान लिया है? u है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं चीजों का। ये ओरिजिन है o, यहां से मैंने एक पॉइंट बनाया m, यहां से एक पॉइंट बनाया n। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, कुल मिला के क्या कंप्लीट किया? पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। अगर मैं आपसे पूछूं O से लेके M तक क्या है, तो आप बोलोगे सर ux है। क्या है? ux है। सर O से लेके N तक क्या है, तो आप बोलोगे सर ui है। हाँ कि ना? सही बोलोगे कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सही बोलेंगे। ठीक है, ओके।
अगर मैं बात करूं कि जब आपने बॉल को फेंका, या मैं बोलूं कि आपका ये जो u वेक्टर है, ये जो u वेक्टर है रिजल्टेंट, ये ux के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो क्या यहां भी मैं थीटा एंगल बोल दूंगा कि बन रहा होगा? हाँ सर, आप तो जो बोलो वो बन रहा होगा सर। अरे जो क्यों बोल रहा हूं, जो होगा वही बोलूंगा ना। हाँ भाई वही बोलोगे सर आप। थीटा एंगल अगर यहां बन रहा है तो थीटा एंगल यहां भी बनेगा। ठीक है, मुझे क्या पता करना है? मुझे सिर्फ और सिर्फ पता करना है इस ux की वैल्यू और इस uy की वैल्यू। ठीक, इस u वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है u। ठीक है ना। चलिए आइए, अगर मैं देखूं ट्रायंगल का नाम मैंने रख दिया है क्या? हाँ सर, आपने ONM रखा है और यहां पर P रख दो। ठीक है ना, इस पॉइंट का नाम P रख दिया मैंने। तो इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMP मैं क्या बोल सकता हूं? अगर मैं लगाऊं साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? ये परपेंडिकुलर कितना है? तो मैं इस uy को यहां पैरेलल शिफ्ट करके ला सकता हूं। हाँ सर ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो सर। ये है आपका पैरेलल शिफ्ट करने के बाद uy। ठीक, क्लियर, पक्का। अगर आप इसको uy नहीं भी लिखना चाहते तो आप बोल सकते हो कि इसकी जो हाइट है, जिसकी जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो है pm, है कि नहीं है? हाँ सर है, pm लिख दो चाहे uy लिख दो, एक ही बात है। pm अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? o से लेके p तक। ठीक है, o से लेके p तक। pm डिवाइडेड बाय op है u वेक्टर के बराबर। u वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? u, यानी op की जो लेंथ हो गई वो किसके बराबर होगी? u के बराबर होगी। ठीक, तो इससे मुझे क्या मिल गया? इससे मुझे pm की वैल्यू मिल गई, और pm कितना आ गया? u साइन थीटा। और आपको मैंने बोला था कि ये pm है वो और कुछ नहीं है, वही आपका uy है। क्लियर बात? सिंपल सी बात थी जो मैंने आपसे कर ली। हो सकता है ये बात आपको पहले से पता हो, जिनको नहीं पता हो तो हम वेक्टर्स उनके लिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो यहां से इस चीज को पकड़ना चालू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। ये हो गई हमारे pm की बात, परपेंडिकुलर की बात, यानी कि इस u वेक्टर के y कंपोनेंट की बात, इस u वेक्टर के y कंपोनेंट की बात। हाँ कि ना? जैसे आपने बॉल को फेंका था ना, तो बॉल के बाद एक x कंपोनेंट था, एक y कंपोनेंट था, तो हमने क्या कर लिया? y कंपोनेंट निकाल लिया। ठीक है ना। चलिए, ये uv क्यों लिखा है मैंने? ये uy होगा। ठीक है ना, क्योंकि ux है तो वो uy होगा। तो uy की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी होगी? uy का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, u साइन थीटा होगा। ठीक है, वेरी गुड। सिमिलरली की स्पेलिंग तो गलत नहीं है, हो सकती है, चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब हम देख रहे हैं इसी ट्राइंगल OMP में cos थीटा लगाकर, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि OM अपॉन OP। OM अपॉन OP। OM क्या है? OM है UX के बराबर, है ना। UX चाहो लिख दो, नहीं लिखना है मत लिखो। OP किसके बराबर है? OP की जो लेंथ है वो एक्चुअल में U वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और किसके बराबर है? U के बराबर है। तो UX की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? यहां से UX की वैल्यू आ गई आपके पास U cos थीटा। आई मेरी बात समझ में? UX की वैल्यू आ गई आपके पास U cos थीटा, मतलब UY का मैग्नीट्यूड है U sin थीटा, UX का मैग्नीट्यूड है U cos थीटा, और UX और UY ही क्या है? इस U रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट है, एक Y कंपोनेंट और एक X कंपोनेंट। आई मेरी बात समझ में? और UX एंड UY क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। UX एंड UY आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर बात? 100%। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए आराम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने, बढ़ते हैं हम आगे और कुछ बात करते हैं। देखिए, मैं क्या करता था जब मैं छोटा था ना, तो मैं इस चीज को याद कर लेता था। याद मतलब कि x के साथ हमेशा x के साथ हमेशा cos थीटा वाला कंपोनेंट रहेगा, y के साथ हमेशा sin थीटा वाला कंपोनेंट रहेगा। मैंने सोचा वाह क्या रास्ता निकाला है मैंने, क्या ट्रिक निकाली है याद करने की, जिंदगी भर याद रहेगा, मजा आ जाएगा। क्लियर? ये गलती हर कोई करता है जब वो छोटा होता है, क्योंकि उसको लगता है यार कोई ट्रिक मिल जाए याद करने की तो तुरंत याद कर लिया जाए। तो मैं यहां ट्रिक लगाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे दिखता है यार x के साथ cos आ रहा है, y के साथ sin आ रहा है, तो हमेशा मैं x के साथ cos थीटा वाला कंपोनेंट लगा दूंगा।
y के साथ साइन थीटा वाला कंपोनेंट लगा दूंगा, ठीक है ना। और ये जो हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं u cos थीटा u sin थीटा, इसी को आप क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को, किसी वेक्टर को उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में तोड़ देना, दो कंपोनेंट में तोड़ देना ही हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपने ट्रिक की बात की, मैंने जो आपसे बोला, जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करना। ऐसा कभी मत सोचना कि x के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा cos होगा और उसके परपेंडिकुलर वाला हमेशा साइन होगा। ऐसा हमेशा बोलना सही नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। चलो मैं करता हूं इसको। चलिए, तो अब हम बात करते हैं उस ट्रिक की जो मैंने बचपन में जब डेवलप की थी, जिसको डेवलप करने के बाद में बहुत ज्यादा अपने आप को 30 मार्क कहां समझ रहा था। क्या वो ट्रिक मेरा साथ हमेशा देती है या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास फिर एक एक्स एक्सिस है, फिर एक वाई एक्सिस है, और यहां पर बनाने वाला हूं मैं एक वेक्टर एफ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है एफ, ठीक है ना। ओके, अब इस टाइम इसका एंगल थीटा ये वाला है, ना कि ये वाला। एक्स एक्सिस इसका थीटा नहीं है, इसका जो थीटा है वो वाई एक्सिस से लिया गया है, ठीक। ओके सर, अगर हम यहाँ फिर से ट्राइंगल कंप्लीट करने की कोशिश करें, बोले ये O है, ये P है, ये M है और ये N है, ऐसा अगर हम बोल दें, स्मार्ट बन लें थोड़ा सा, ये N है ऐसा बोल दें, ठीक है ना। तो फिर वही प्रोसीजर अपनाऊंगा मैं इन ट्राइंगल ONP। अब ट्राइंगल मैंने ONP इसलिए ले लिया है क्योंकि थीटा अब यहां से बन रहा है, वाई एक्सिस से बन रहा है, इसलिए मैंने ट्राइंगल ONP ले लिया है। इस ट्राइंगल ONP में अगर मैं साइन थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, PN अपॉन F या PN अपॉन OP, और OP की जो लेंथ होगी वही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो PN अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है, F वेक्टर का F। क्लियर। तो PN की वैल्यू आपके सामने क्या निकल कर आई, तुरंत बहुत ही तेजी में क्या निकल कर आई, F साइन थीटा निकल कर आई। ओके, ठीक है, PN की वैल्यू F साइन थीटा निकल कर आई। ये जो PN है एक्चुअल में ये क्या है, PN है, PN जो है आपके पास एक्चुअल में वो क्या है, वो है सर इस F वेक्टर का क्या, वर्टिकल कंपोनेंट। नहीं, हाँ सर, अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। देखो, इस PN की वैल्यू आपके पास आई है कितनी, F साइन थीटा आ गई। ये देखिए F साइन थीटा आ गई। ये जो PN है भैया, ये जो PN है, आपको ऐसा नहीं लगता, ये PN आपको ऐसा नहीं लगता कि पैरेलली शिफ्ट करके इसको यहां लाया जा सकता है? लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता? हाँ सर, बिल्कुल लाया जा सकता है। तो देखो, अब ये वाला वेक्टर जो है वो क्या बन जाएगा, F साइन थीटा, मतलब x के साथ वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, F साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि PN इज इक्वल्स टू OM इज इक्वल्स टू F का x कंपोनेंट, x की डायरेक्शन में कंपोनेंट, F का x की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ रहा है, F साइन थीटा। हाँ कि ना, इसको नीचे लिख देता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं F का x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आने लग गया, अब F साइन थीटा। तो क्या दिक्कत फंसी, क्या दिक्कत होने लग गई? अभी तक मैंने ये ट्रिक बनाकर याद किया हुआ था कि x डायरेक्शन का कंपोनेंट हमेशा cos थीटा वाला होता है, लेकिन यहां पर उस कंसेप्ट की धज्जियां उड़ गई। क्यों? क्योंकि थीटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में x एक्सिस से था, इसलिए हमारा जो x कंपोनेंट था वो cos थीटा वाला आ रहा था। ठीक, लेकिन जैसे ही थीटा हमने y एक्सिस से बनाया, देखिए हमारा x वाला कंपोनेंट sin थीटा वाला आने लगा। क्लियर। सिमिलरली अगर आप देखो और cos थीटा लगाओ इसी ट्राइंगल में, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, बेस क्या होगा, ON अपॉन हाइपोटेनियस, लेंथ का मैग्नीट्यूड होगा F। तो हम बोल सकते हैं ON की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, F cos थीटा, और ON और कुछ नहीं है, ON है F का y कंपोनेंट, इसलिए F का y कंपोनेंट अब क्या आने लग गया, F cos थीटा आने लग गया। अरे बाप रे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो y कंपोनेंट sin थीटा का आ रहा था, अब ये y कंपोनेंट सर cos थीटा का कैसे आने लग गया? तो देखो, यहाँ ट्रिक आपको वो नहीं याद करनी थी जो मैंने बचपन में याद करके गलत साबित हो गया, जिससे मैं क्या समझना है, बहुत ध्यान से देखेंगे कि जब भी थीटा जब भी एक्सिस, जिस एक्सिस से बनेगा उस एक्सिस के अबाउट अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो कॉस वाला कंपोनेंट होगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? जब थीटा इस एफ वेक्टर का y एक्सिस से बना, तो y एक्सिस के अबाउट एफ का y कंपोनेंट आया। ठीक है, एफ वाई लिखा मैंने,
और मुझे पता है कि इस बार जो थीटा मैंने लिया है वो वाई एक्सिस से लिया है, इसलिए इसी एक्सिस के अबाउट कॉस थीटा का कंपोनेंट आएगा। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, कॉस थीटा। और इस कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो होता है वहां पर साइन थीटा का कंपोनेंट आ जाता है। तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है, एक्स एक्सिस। तो एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, एफ एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, एफ का साइन थीटा, एफ का साइन थीटा। क्लियर वाली बात, पक्का 100%। चलो तो इस चीज को आप नोट डाउन करो, फिर आपके एक टेस्ट और ले लेते हैं हम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो मिटाता हूं मैं इसको, है ना, और बात करते हैं हम फिर से चीजों की। अब आपके पास एक ऐसी लाइन है, ठीक है ना, ये एक ऐसी एक्सिस है, ये एक ऐसी एक्सिस है, ठीक। ये एक मैंने ऐसे वेक्टर बनाया, ये एक एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है ना। चलो थीटा मैंने बना लिया यहां से, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव में तो क्या हुआ, लेकिन ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ये आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, सॉरी कंपोनेंट नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, v के बराबर है। तो मुझे बताओ इस वेलोसिटी वेक्टर का y कंपोनेंट कितना होगा और x कंपोनेंट कितना होगा, ये हमको बताना है। और अब हम बार बार ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, बार बार ट्रायंगल बना के जज नहीं करेंगे, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जब भी जिस एक्सिस से थीटा बनता है वेक्टर का, जिस एक्सिस से थीटा बनता है वेक्टर का, उस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आता है वो कॉस थीटा वाला आता है। मतलब y एक्सिस के अबाउट जो आएगा वो आएगा vy, ठीक। और vy कितना होगा, v का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये जो थीटा बना है v का वो इस y एक्सिस से बना है, तो इस एक्सिस के अबाउट v का y कंपोनेंट आएगा और वो कितना होगा, v कॉस थीटा। सिमिलरली अब इस v cos थीटा के परपेंडिकुलर है, इस y एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये एक्सिस। क्लियर बात है। तो अगर इस y एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, तो x के अबाउट आएगा इसका x कंपोनेंट v का, और वो कितना होगा, v sin थीटा। cos के जस्ट परपेंडिकुलर sin थीटा का कंपोनेंट और sin थीटा के जस्ट परपेंडिकुलर cos थीटा का कंपोनेंट। तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी vx की, v sin थीटा। हाँ कि ना, पक्का। चलिए तो हमारा जो वो था, क्या बोलते हैं, भ्रम था कि हमेशा x एक्सिस के साथ ही cos थीटा का कंपोनेंट आता है, वो पूरा का पूरा टूट गया है। देखो आप y एक्सिस के साथ भी cos थीटा का कंपोनेंट आ सकता है। कुल मिलाकर आपको क्या देखना है, आपको देखना है थीटा आपने कौन सी एक्सिस से बनाया हुआ है, ठीक है। क्लियर है 100%। चलो भाई, यहां तक हमने कुछ चीजों की बात कर ली, कुछ चीजें देख ली, कुछ चीजें समझ ली। अच्छा अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, मान लो ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस पे मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना। ये एक एक्सिस है y एक्सिस और ये एक एक्सिस है x एक्सिस। इस y एक्सिस पे ना मैंने क्या किया, ऐसा एक फोर्स लगाया, ठीक है ना। F इज इक्वल्स टू F न्यूटन का फोर्स लगाया, चलो सीधे बोलता हूं, F न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने किस एक्सिस पे, y एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। तो मुझे बताओ इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा। क्या हम इस वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, इनको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं सर, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। देखो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ठीक। ये जो f वाला फोर्स है, f वाला वेक्टर है, f वाला फोर्स है, इसने x एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, तो सर 90 डिग्री का एंगल बनाया है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है सर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस डायरेक्शन में इस f का जो कंपोनेंट है वो होना चाहिए f sin 90, ठीक है ना, क्योंकि इससे परपेंडिकुलर है और एंगल बनाया हुआ है x एक्सिस से। तो जब भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस से थीटा बनाए, उस एक्सिस के अबाउट उस वेक्टर का cos कंपोनेंट आता है। नहीं आई बात समझ में? जब भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस से एंगल बनाए, थीटा एंगल बनाए, उस एक्सिस के अलोंग उस वेक्टर का cos कंपोनेंट आता है। तो इस वेक्टर ने x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो x एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का cos कंपोनेंट आएगा सर। तो देखो यहां पर आएगा
एफ कॉस थीटा कितना है 90, यहां पर कितना आया एफ साइन 90, और हम जानते हैं कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है सर 0, तो हम ये बोल सकते हैं ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 होता है 1, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इससे आप क्या समझे, 1 हो जाएगी मतलब f हो जाएगी, है ना, साइन 90 1 हो जाएगा तो 1 इंटू एफ क्या हो जाएगा f हो जाएगा। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे सर हमको यह समझ में आया कि आपने जो F न्यूटन का फोर्स y एक्सिस पे लगाया था ये पूरा का पूरा y एक्सिस पे ही लग रहा है, इसका कोई भी कंपोनेंट x एक्सिस पर नहीं है। पूरा का पूरा जो कंसंट्रेटेड है ये फोर्स, ये वेक्टर, ये पूरा का पूरा y एक्सिस पे कंसंट्रेट करता है, इसके कोई भी कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ नहीं आ रहे हैं। क्लियर बात, पक्की बात, 100%। ठीक है, तो अब हम बार बार ये करेंगे नहीं, f cos 90 f sin 90 ये नहीं करेंगे। देखेंगे अगर किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ही वेक्टर फोर्स लग रहा है या वेक्टर लग रहा है तो हम बोल देंगे भाई कि टोटल इस फोर्स का जो इफेक्ट है वो इसी एक्सिस पर है, इसका कोई भी कंपोनेंट x एक्सिस पर नहीं गया है। अगर मान लो सिर्फ x एक्सिस पे लगा होता, f इस पे लगा होता, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, सिर्फ ये f किस पे लगा होता, x एक्सिस पे लगा होता, तो आप क्या बोलते कि इस f फोर्स का इफेक्ट y एक्सिस पे है ही नहीं, यहां पर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0, यहां कोई कंपोनेंट y एक्सिस के अलाउ नहीं आएगा, नो कंपोनेंट। जो पूरा का पूरा फोर्स होगा, जो पूरा का पूरा इफेक्ट होगा इस फोर्स का, वो कहां रहेगा, इस x एक्सिस पे ही रहेगा, y एक्सिस पे नहीं जाएगा। क्लियर बात, 100%। बढ़िया, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट आपको इस चीज पर नहीं होना चाहिए, है ना। चलो तो मैं करता हूं इसको रब, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमारे बनेंगे, हम उन बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, देखेंगे कि हमको बन रहे हैं आगे क्वेश्चन या नहीं। चलो एक क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने लेकर आया हूं मैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप भी क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने भी समझ लिया होगा, मैंने भी समझ लिया है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का आपको कंसेप्ट लगाना है, रिजॉल्व करना है वेक्टर्स को। इसका मतलब होता है कि आपको एक वेक्टर को उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या करना है, तोड़ना है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या करना है, तोड़ना है। एक एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला। जरूरी नहीं हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही हो, किसी भी म्यूचुअली दो परपेंडिकुलर एक्सिस में आप क्या कर सकते हो, उसको रिजॉल्व कर सकते हो। चलो आ जाओ, देखते हैं। एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल है एक्सिस, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना के एक एरोप्लेन उड़ रहा है। 30 डिग्री का एंगल बना के एक एरोप्लेन उड़ रहा है। क्या मैग्नीट्यूड है उसकी वेलोसिटी का, वेलोसिटी वेक्टर दिया है आपको, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना है वो 180 किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी लॉज ऑफ मोशन में, कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करो तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आप मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करो तो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन, ठीक है ना। चलिए, तो अगर 180 मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, 180 किलोमीटर पर आवर को, या कुछ भी करो, आप चाहो तो उसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो किलोमीटर पर आवर में ही रहने दे सकते हो, आपकी मर्जी है। वो तो मैंने आपको बस कन्वर्जन बता दिया, ठीक है। चलिए, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 180 किलोमीटर पर आवर। इसके आपको लगता नहीं है क्या कि दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो एक्स एक्सिस में जाएगा और एक जाना चाहिए किसमें, वाई एक्सिस में। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ सर, हमको ऐसा फील हो रहा है, बिल्कुल फील हो रहा है सर, कि इस वेलोसिटी वेक्टर का एक तो एक्स कंपोनेंट बनेगा और एक तो वाई कंपोनेंट बनेगा। टेढ़ा बन गया, वाई कंपोनेंट सीधा कर देता हूं। एक तो एक्स कंपोनेंट बनेगा और एक तो वाई कंपोनेंट बनेगा। इसको आप बोलोगे इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और इसको आप बोलोगे इस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। क्या हमेशा x के साथ
एक्स एक्सिस के साथ आने वाला कंपोनेंट कॉस थीटा का होता है। क्या ये हमेशा बोलना सही है? नहीं सर, हमेशा सही नहीं है। हम देखेंगे कि एंगल किस एक्सिस से बनाया है इस वेलोसिटी वेक्टर ने। तो इस वेलोसिटी वेक्टर ने एंगल जो 30 डिग्री का बनाया है वो एक्स एक्सिस से बनाया है, इसलिए इसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो कॉस थीटा वाला होने वाला है। ठीक है, ओके। तो हम बोल सकते हैं वी एक्स इज इक्वल्स टू वी कॉस 30 एंड वी वाई इज इक्वल्स टू वी साइन 30। नहीं, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई गलत बात है? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। चलिए आओ, क्या आपको cos 30 की वैल्यू पता है? क्या आपको sin 30 की वैल्यू पता है? हाँ सर पता है। तो आराम से आप वैल्यू निकाल लोगे। v cos 30 इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू है 180 किलोमीटर पर आवर इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से कट जाएगा 2, 9 जा 18। चलिए तो ये आ जाएगा 90 √3 किलोमीटर पर आवर, 90 √3 किलोमीटर पर आवर। v cos 30 की वैल्यू 90 √3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगर हम y कंपोनेंट की बात करें तो v sin थीटा होगा, वो v sin थीटा यानी कि v sin 30, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, v की वैल्यू है 180 किलोमीटर पर आवर, sin 30 इज 1/2, तो ये कट गया, आ गई वैल्यू कितनी? 90 किलोमीटर पर आवर। तो v sin थीटा की मैग्नीट्यूड कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात थी, कुछ भी नहीं करना था, आपको सिर्फ देखना था एंगल किस एक्सिस से बना है। जिस एक्सिस से बना है उस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस के अलोंग उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट आएगा, जैसे कि आया v cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? v sin थीटा। ठीक है, उसको सॉल्व किया, वैल्यूज पुट करी और हमारे पास क्या आ गया? उसके कंपोनेंट आ गए। कैलकुलेट इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, मतलब इसका ये हुआ कि एरोप्लेन को अगर इस डायरेक्शन में 180 किलोमीटर पर आवर से जाना है तो एक्स डायरेक्शन में उसके पास इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए और वाई डायरेक्शन में इतनी होनी चाहिए, जिसका रिजल्टेंट मिलकर क्या बनाएगा? 180 किलोमीटर पर आवर बनाएगा। ठीक है, पक्का 100%। चलिए तो इसको भी आप नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो लेना है वो लीजिए, फिर हम आगे बढ़। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हमारे पास क्या कंपोनेंट के कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चन है कि नहीं है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। बॉल इज प्रोजेक्टेड, ओ माय गॉड सर प्रोजेक्टाइल पढ़ाने लग गए क्या? अरे नहीं, प्रोजेक्टाइल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हर जगह फंसा हुआ मिलेगा आपको, प्रोजेक्टाइल में तो इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, हे माँ माता जी इतना मिलेगा कि क्या बताऊं आपको। बहुत सारा आपको यूज मिलेगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। देखिए अभी आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब फोर्सेस बढ़ेंगे, फोर्सेस बोल रहा हूँ, वेक्टर्स बढ़ेंगे, मैं फोर्सेस बार बार मुंह से बोल देता हूँ क्योंकि लॉज ऑफ मोशन पढ़ा के आया हूँ तो वो मुंह में फंस गया है मेरा फोर्स, तो मुंह से फोर्स को निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं जब भी फोर्स बोल दूं गलती से तो आप समझ जाना मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं। तो जब नंबर ऑफ वेक्टर्स बढ़ेंगे ना तो उनके कंपोनेंट करने में दिक्कत आने लग जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए हम धीरे धीरे करके अपने बेसिक को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां प्रोजेक्टाइल मोशन की मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कंपोनेंट करने की आपसे बात कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। लो भाई, बॉल को आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर आप ऐसे बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो। देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका प्रोजेक्शन का एंगल है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का। ठीक, हाँ सर। और क्या प्रोजेक्ट किया है भाई, तो आपकी बॉल जाएगी ऐसे, ये बॉल है, ये जाएगी कुछ ऐसे, जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ सर जाएगी। ठीक है ना, अब जब बॉल को प्रोजेक्ट किया तो उसके पास कितनी वेलोसिटी दी गई, मैग्नीट्यूड क्या बताया है आपको? 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल आपको वेलोसिटी दी गई, इनिशियल स्पीड थी उसकी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, अब वो बोल रहे हैं उसी पर्टिकुलर टाइम पर जब उसने 60 डिग्री का एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल से, आप यू एक्स और यू वाई फाइंड आउट करो, यानी इस यू का एक्स कंपोनेंट और इस यू का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करो। तो यार अब मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कोई वेक्टर जिस एक्सिस से एंगल बनाता है, जब भी कोई वेक्टर जिस एक्सिस से एंगल बनाता है उस एक्सिस के अलोंग हमेशा कॉस का कंपोनेंट आता है। ठीक है, तो अगर ये u है 10 मीटर पर सेकेंड तो यहां आएगा u cos 60
और यही आपका क्या होगा, u का x कंपोनेंट। अब इस ux के परपेंडिकुलर आएगी कौन सी एक्सिस भाई, y एक्सिस आएगी, है ना, और यहां पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अगर x एक्सिस के अलोंग x कंपोनेंट आया है तो y एक्सिस के अलोंग y कंपोनेंट आएगा uy, और वो कितना होगा, u sin 60 होगा कि नहीं होगा, हाँ सर, u sin 60 होगा। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा, u की वैल्यू है 10 cos 60, यानी कि 10 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। आ गई कि नहीं आ गई, आ गई सर। ओके, सिमिलरली अगर हमको uy फाइंड आउट करने को बोला जाए तो हम बोल सकते हैं 10 sin 60, 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 5√3 मीटर पर सेकेंड। आ जाएगी कि नहीं, क्या ये मैंने बहुत जल्दी कर दिया, आपने भी कर लिया होगा, आपके लिए भी ये बाएं हाथ का खेल हो गया होगा। सिंपल, उसने बोला है बॉल को प्रोजेक्ट किया है एक एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पे, तो जिस एक्सिस के अबाउट या जिस एक्सिस से ये वेक्टर एंगल बनाता है उस एक्सिस के अलोंग आपका एक्स कंपोनेंट आता है, यानी कि cos थीटा कंपोनेंट है, सॉरी एक्स कंपोनेंट क्या, cos थीटा कंपोनेंट आता है, हाँ सर, और उस cos थीटा कंपोनेंट के परपेंडिकुलर sin थीटा वाला कंपोनेंट आता है, हाँ सर। तो बस सीधे सीधे प्लॉट किया, वैल्यू रखी और आंसर आपके सामने आ गया है। कोई धक्के वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो इसको भी नोट डाउन करिए जल्दी से, फटाक से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A vector can have two mutually perpendicular components। यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, देखो, है ना, सीधे सीधे पढ़ने से बेटर है। यहां पर मैंने आपको मैंने सीधे सिंपल बताया है कि नोट आप कुछ देखेंगे, नोट करेंगे इसको, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। देखो, वेक्टर को अभी तक हम एक x कंपोनेंट में तोड़ रहे थे, एक y कंपोनेंट में तोड़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो। हमने सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर को, जो भी वेक्टर हमारे पास होता था, जैसे v वेक्टर है, उसको हम उसके x कंपोनेंट में तोड़ते थे और उसके y कंपोनेंट में तोड़ते थे हमेशा, है ना, ऐसा करते थे। लेकिन यहां पर आपको नोट ये बता रहा है कि अ वेक्टर कैन हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर कैन हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अदर देन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। जरूरी नहीं हमेशा आप जो रेजोल्यूशन करो वेक्टर का या रिजॉल्व करो किसी वेक्टर को, वो हमेशा x एक्सिस या y एक्सिस पर ही हो, वो किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व हो सकता है। कोई भी वेक्टर जरूरी नहीं है कि हमेशा x एक्सिस और y एक्सिस में ही रिजॉल्व हो, वो वेक्टर हमेशा अपनी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस पर रिजॉल्व होगा। ठीक सर, ये आपने जो बोला ये समझ में तो, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है सर। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं इसके बारे में। मान लो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है आपके पास और इंक्लाइंड प्लेन का एंगल आपको थीटा दिया गया है। ठीक, इस पर कोई मास रखा हुआ है m, ये मास रख दिया मैंने इस पर m। ठीक, चलो, अब मैंने देखा जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, अब मुझे ये पता है कि इस मास पर डाउनवर्ड एक्ट करेगा क्या, इसका खुद का वेट mg। ठीक, और ये mg कौन सी एक्सिस पर है, mg है देखो y एक्सिस पर। क्लियर बात। तो यहां पर हम इस mg को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। एक तो कंपोनेंट होगा along the inclined plane, along the inclined plane, और एक होगा perpendicular to the inclined plane, perpendicular to the inclined plane, perpendicular to the inclined plane। ये दो प्लेन के अबाउट हम इस पर्टिकुलर mg को तोड़ सकते हैं इसके कंपोनेंट में। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, बहुत अच्छे से डील किया है इन सब चीजों को हमने। तो आओ जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो mg को मैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं। एक तो होना चाहिए अलोंग द इंक्लाइंड, तो देखो एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड बनना चाहिए और एक कंपोनेंट बनना चाहिए परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड। ठीक है, एक अलोंग द इंक्लाइंड है, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड है। अलोंग द इंक्लाइंड, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, बन गए दो कंपोनेंट। क्या ये x एक्सिस और y एक्सिस में है? नहीं सर,
ये पूरा का पूरा mg y एक्सिस पर है, लेकिन ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो दो अलग अलग किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पर है। तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा किसी वेक्टर को x एक्सिस और y एक्सिस में ही रिजॉल्व करो, किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर को उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पर रिजॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि मैंने mg को किया। ये वाली जो एक्सिस है ना ये y एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है ना ये x एक्सिस है, लेकिन हाँ ये दोनों एक्सिस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्लियर बात? अच्छा ये थीटा होता था, अब आप देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना आ जाता था आपका, थीटा। ठीक, तो ये कंपोनेंट अब देखो, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है और ये जो mg है, जो थीटा बना है वो इस वाली एक्सिस से बना है कि नहीं? mg का जो थीटा बना है वो इस वाली एक्सिस से बना है, तो इसी एक्सिस के अलोंग इस mg का कॉस कंपोनेंट आएगा क्या? हाँ सर, तो यहां पर हम बोल देते हैं mg का कॉस कंपोनेंट mg कॉस थीटा, और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट है, तो यहां पर साइन वाला आ जाएगा, तो माई mg साइन थीटा। क्लियर बात? पक्का? तो बहुत बहुत अच्छे से अब आप समझ पा रहे हो कि यार ये y एक्सिस थी सीधे सीधे, और एक हमने इंक्लाइंड टू द प्लेन, अलोंग द प्लेन हमने एक कंपोनेंट निकाला और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट निकाला। ये और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन ये y एक्सिस और ये x एक्सिस में नहीं है। क्लियर? सिमिलरली यही स्टेटमेंट आपसे बात कर रहा है, वेक्टर कैन हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब वेक्टर कैन हैव two mutually perpendicular vectors other than x direction and y direction। जरूरी नहीं है वो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में हो, उसके अलावा भी हो सकते हैं। यहां पर मैंने उस चीज को आपको बताया है। ठीक है ना, तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या है आपके पास, mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन क्या आया, mg cos थीटा। सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए, तो ये नोट पॉइंट हम हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। ये हमको अभी एकदम से काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ जब हम लॉज ऑफ मोशन में बहुत ज्यादा इस पर वर्क करेंगे तो हमको ये चीजें वहां पर समझनी होंगी। वहां पर मैं रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात एकदम से करने लग जाऊंगा, तो आप घबराना नहीं, आप इस कंसेप्ट को याद रखना। मैं ये भी वहां पर आपको याद दिलाऊंगा, और दूसरे तरीके से भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देखे हैं तो आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं तो। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार हो गई ये बात। देखो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चीज अभी आपको एकदम से समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो जानी चाहिए। ये मेरा काम है कि आपके दिमाग से इस चीज को मैं बाहर कैसे निकालूं, ठीक है ना, लेकिन ये आपका काम है कि आप इस चीज को देखो, नोट डाउन करो, आप अपने दिमाग में इसको कहीं फिट करो। मैं आपको डायरेक्ट करूंगा और बताऊंगा जब जरूरत होगी कि यार हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, आप ये वाला कंसेप्ट अपने दिमाग से निकालकर बाहर लेकर आओ, तब आप क्या हो, आप हनुमान हो यार। आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, बस आप भूल जाते हो कि आपके अंदर शक्तियां हैं। मेरा काम क्या है, आपको याद दिलाना कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, ताकि आप उस शक्ति को बाहर निकालो और एकदम जीत जाओ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसको मैं करता हूं क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्या हमारे पास और किसी टाइप के न्यूमेरिकल या कुछ हैं, देखते हैं आगे। आइए क्या है, अरे वाह, क्वेश्चन आ गया एक हमारे सामने। क्या क्वेश्चन आया है, पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश खुद करेंगे। चलिए, A man rows a boat with a speed of 18 km/h in the northwest direction. The shoreline makes an angle of 15 degree south of west. Obtain the components of the velocity of the boat along the shoreline and perpendicular to the shoreline. अब जो चीज हमने पढ़ी कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा x और y में ही अपने कंपोनेंट, अपने वेक्टर्स को रिजॉल्व करो, वो किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पर रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक, उसी चीज के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, उस चीज को समझने के लिए। चलिए आइए बात करते हैं। मैं बना रहा हूं पहले तो अपनी डायरेक्शन। क्या बना रहा हूं, अपनी डायरेक्शन। ठीक है ना, टेढ़ी तो नहीं बन गई, नहीं बनी सर। यह है आपकी
क्या होता है ये नॉर्थ, ये होती है आपकी वेस्ट, ये होती है आपकी ईस्ट, और ये होती है आपकी साउथ। ईस्ट वेस्ट क्या कर दिया सर? सर यार नींद में हो क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सही है ना? हाँ। A man rows a boat with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर in the north west direction. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर से वो रो कर रहा है अपनी बोट को। ठीक है, ये लो भाई, दूसरे कलर से बनाता हूं, थोड़ा प्यारा लगेगा, क्यूट लगेगा थोड़ा सा। ये वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया कितना? 18 किलोमीटर पर आवर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, द शोर लाइन, शोर लाइन मतलब किनारा जो होता है ना, शोर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है, साउथ ऑफ वेस्ट, यहां से बात करेंगे साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है ना, यहां से साउथ जाते हुए, कहां से? वेस्ट से, यहां से साउथ जाते हुए वेस्ट से, साउथ ऑफ वेस्ट बोला है ना, कितने डिग्री? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री बना देता हूं मैं, ये आपका बना दिया मैंने 15 डिग्री का एंगल, साउथ ऑफ वेस्ट। ये क्या है भाई? आपकी शोर लाइन है ना वेक्टर, ये है आपकी शोर लाइन। अरे सावन का महीना पवन करे शोर, वही शोर है, ये शोर लाइन है ना। चलिए, तो ये जो पूरी की पूरी है ये आपकी क्या है भाई? शोर लाइन है। चलिए, वेरी गुड, ये 15 डिग्री का एंगल इसने बनाया। अब इन्हें बोला है ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब आपको इस वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है अलोंग द शोर लाइन, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ द बोट अलोंग द शोर लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। तो एक कंपोनेंट आना चाहिए आपका अलोंग द शोर लाइन और एक कंपोनेंट आना चाहिए आपका परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन, ठीक है ना। अब एक बात आप ध्यान से सुनो, मैंने अगर आपको डायरेक्शंस पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोला जाए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अगर आप मुंह से बोलते हो ना, तो ये बात पक्की हो जाती है कि यहां का एंगल कितना है आपका? 45 डिग्री। कितना एंगल है? 45 डिग्री। मतलब इस वेलोसिटी वेक्टर का इस शोर लाइन से एंगल कितना हो गया? 45 प्लस 15 यानी कि कितना? 60 डिग्री का एंगल। ये टोटल एंगल कितना हो गया? टोटल एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक, तो अगर ये 60 डिग्री हो गया तो मैं आगे निकाल दूं 30 डिग्री एंगल और, तो क्या परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास? ये हो गया 30 डिग्री का एंगल और ये आ गया परपेंडिकुलर। तो मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक, क्लियर, पक्का 100%? हाँ सर 100%। तो हमारे पास जो अब आ गया है, उस डायग्राम को हम नीट एंड क्लीन बना लेते हैं। कुछ ऐसा डायग्राम आ गया है, देखो, ये है आपकी शोर लाइन, ठीक है ना, ये है आपकी शोर लाइन, प्यार से लिख दे रहा हूं मैं यहां पर शोर लाइन। और क्या देख लिया सर हमने? और हमने ये पकड़ लिया इसमें कि एक जो एंगल आपने वेलोसिटी वेक्टर का बनाया है 18 किलोमीटर पर आवर का, उसका शोर लाइन से टोटल एंगल तो सर 60 डिग्री का है। जो 45 और 15 में था उसको हमने जोड़ दिया तो टोटल हमारा इस वेलोसिटी वेक्टर का शोर लाइन से क्या आ गया? एंगल 60 डिग्री का आ गया है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो हम ये बोल रहे थे कि आप एक कंपोनेंट अलोंग द शोर लाइन निकालो और एक परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये शोर लाइन से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या बोला मैंने? ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये शोर लाइन से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? सर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जब भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस से एंगल बनाता है, उसी वेक्टर का जो कॉस कंपोनेंट होता है वो उसी एक्सिस के अबाउट आता है जिससे वो एंगल बना रहा है। तो ये बात पक्की हो गई, कि इस वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट यहां आएगा और वो कितना होगा? v cos 60। सिमिलरली ये cos कंपोनेंट है तो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट है, यहां पर आ जाएगा v y इज इक्वल टू v sin 60। कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? कोई परेशानी नहीं है। अगर हम सॉल्व करने जाएं तो आराम से सॉल्व अप कर सकते हैं कि vx इज इक्वल टू v cos 60 यानी कि 18 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 9 हो जाएगा सर।
2 9 जा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा Vy। अब हमको Vy कंपोनेंट निकालना है। Vy कितना होगा, V sin 60, और V की वैल्यू कितनी आई है, V की वैल्यू हमको दी गई है 18, sin 60 कितना होता है √3/2, 2 से काटा, ये हो गया 9√3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आप निकालो obtain the component of the velocity of the boat along the shoreline and perpendicular to the shoreline, दोनों ही आपने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। ठीक, तो जो नोट हमने पढ़ा उस कंसेप्ट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हमने किया और हम समझ गए हैं कि अब वेक्टर्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। क्या हमेशा x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में ही रिजॉल्व होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आप अपने वेक्टर को क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। और क्या इंपॉर्टेंट बात पता करी, एक इंपॉर्टेंट बात यह पता करी कि अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो उसी एक्सिस के अलॉन्ग उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट आता है। मैं ना यहां x बोल रहा हूं ना मैं यहां y बोल रहा हूं, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि अगर कोई वेक्टर है और वो किसी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस से एंगल बनाता है, तो उस एक्सिस के अलोंग उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट आता है, और जिस एक्सिस पर कॉस कंपोनेंट आया है उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट आता है। ठीक है ना, ये था वेलोसिटी वेक्टर, ये इस एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो इसी के एक्सिस के अबाउट कॉस का कंपोनेंट आ गया, और ये वाली एक्सिस इससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी तो यहां साइन का कंपोनेंट आ गया। ठीक है, क्लियर, पक्का, 100%? हाँ सर। तो भाई यहां तक था सफर हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ लिए, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर देख लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वहां स्टार्ट करेंगे अपने एक और नए कंसेप्ट को। बात करेंगे वहां पर यूनिट वेक्टर की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझेंगे कैसे यूनिट वेक्टर को देखा जाता है, कैसे उसकी वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।